वेक्टर्स के बारे में आप फिज़िक्स में बहुत अच्छी तरीके से पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पहले से पता है। विंडो बंद करो, क्यों आवाज़ सुनवा रहे हो मुझे? ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर में सबसे पहली चीज़ तो निकल के आती है कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर से पहली चीज़ होती है कि स्केलर क्या होता है, फिर उसके बाद आता है वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्या होता है भैया? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती है। वेक्टर क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट रहती है ना, उसको हम वेक्टर कहते हैं। अच्छा, वेक्टर के भिन्न भिन्न प्रकार आपने अभी स्टडी किया होगा। कौन से स्टडी किए हैं आपने वेक्टर के टाइप्स? बताओ। पहला ज़ीरो वेक्टर। तो ज़ीरो वेक्टर तो आप समझ गए, ज़ीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और कोई तो भी डायरेक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, पर उसके डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बताओ। पहला हो गया यूनिट वेक्टर, नाम से समझ में आ गया क्या? मैग्नीट्यूड 1 और कोई ना कोई डायरेक्शन दी रहती है ना। अच्छा, जनरली यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप कौन सा यूनिट वेक्टर रहता है? जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाया रहता है। जनरली हम यूनिट वेक्टर क्यों दिखाते हैं? डायरेक्शन बताने के लिए। मतलब अगर कल मैंने कह दिया 3 आई कैप, इसका मतलब ये होता है 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के अलोंग। मतलब एक्स एक्सिस जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अलोंग। अच्छा, अगर मैंने ऐसा बोल दिया -3 आई कैप तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। ओ एक्स मतलब ये होता है ना हमारा, ये हमारी होती है ओ एक्स, तो ओ एक्स डैश की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? ओ एक्स डैश की डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर जा रहा है। समझ गए इतनी छोटी सी चीज़? अच्छा, यूनिट वेक्टर हो गया। उसके बाद बताओ क्या दिया? कौन सा? को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है? एक जगह से शुरू होने वाले, है ना। ये कहाँ पे देखा है? ये ऐसे वाले देख सकते हैं। एक ये है, एक ये है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? अगर ओ ए है और ये ओ बी है ना, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। इनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। और दूसरा क्या बताया? को टर्मिनल, मतलब वो एंड पॉइंट से आगे दूसरा वाला चालू होता है। ये कहाँ पे देखा हुआ है आपने? को टर्मिनल। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में सर, याद है ना? टर्मिनस है क्या? अच्छा, ओ से ए और यहीं से दूसरा वेक्टर जाता है बी। और ये आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में देखा है, जो कि हम बाद में देखने वाले हैं कहीं तो भी आराम से। चलिए नेक्स्ट बोलिए। कौन? अरे वो मास की वजह से। इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का डेफिनेशन पढ़ो। इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में भी इक्वल। मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल। दूसरा नेक्स्ट पढ़ो। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो एक के ऊपर एक हो या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो। एक के ऊपर एक हो या फिर एक दूसरे के पैरेलल। इन द सेंस कैसे? ओ ए, मैं पहले एक ओ ए बनाता हूँ जिसका डायरेक्शन भी यही है, और यहीं पर बी बनाता हूँ जिसका डायरेक्शन भी वही है। ओ ए का डायरेक्शन भी वही, ओ बी का डायरेक्शन भी वही। ये कोलिनियर हो गए, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है ये और ये भी कोलिनियर है? नहीं। कोलिनियर मतलब एक लाइन में आते हैं, नहीं होता। ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो ऐसा कहीं मेंशन किया है क्या? देखो, ऐसा कहीं मेंशन किया है? देयर आर पैरेलल टू सेम लाइन। यहाँ पे एक लाइन बनाई, क्या ये दोनों एक के पैरेलल है? यहाँ पे एक लाइन बनी, क्या दोनों एक के पैरेलल है? यस, दे आर कोलिनियर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर ये नेगेटिव भी आ रहा है पर ये है तो एक लाइन में, सो कोलिनियर है। और उसने तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया आपको
कि एक लाइन पैरेलल में ड्रॉ करो, क्या ओ ए पैरेलल है? हाँ सर। क्या ओ बी पैरेलल है? हाँ सर। कोलिनियर है। क्या यहाँ पर भी वही हंगामा है? ओ ए पैरेलल टू दिस लाइन है? यस सर। ओ बी पैरेलल टू दिस लाइन है? यस सर। कोलिनियर है। क्या बात समझ गए? नेक्स्ट पे चलो। मतलब नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। अच्छा अगला बोलो, कौन सा? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब किधर भी घूमने के लिए फ्री होता है। एग्जाम्पल बताए, एग्जाम्पल बताए। फ्री वेक्टर मतलब आप उसको उठाकर कहीं दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हो, पर डायरेक्शन आपको मेंटेन करनी है। क्या ऐसा कोई सम नहीं किया आपने फिजिक्स में? नहीं किया, ठीक है। किए होंगे पर फिजिक्स पढ़ नहीं रहे हैं, दिक्कत तकलीफ वहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव हो गया, फ्री वेक्टर हो गया, लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है, कुछ खास काम का नहीं है। दो वेक्टर्स ए और बी बैठे हुए हैं, देखो उसने एग्जांपल में दिया हुआ है। पहले वाले को धक्का लगाया, वो आगे गया, पीछे वाला वहीं पे रह गया। सो ए इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर। शायद से देखो तो नहीं दिया, दिया होगा ना? देखो क्या दिया? ए इज, हाँ, एक जगह पर फिक्स होता है इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अगला देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन? मैं देख लेता हूँ, मेरे को भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देने थे तुमको वेक्टर्स में से। हाँ बिल्कुल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो लिखो पहला वाला पॉइंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब तक कुछ लिखना नहीं था। अच्छा, मैं सिर्फ शॉर्ट में ही 2-3 चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा तुम्हें, ठीक? जितनी काम की चीज़ें उतना लिखवा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मुझे लगा था कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने वो नोट डाउन नहीं किया हुआ है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा? तो अगर कभी लिखा जाता है इफ़ देयर इज वेक्टर एम ए बार, है ना, वेयर एम इज स्केलर या फिर नॉन जीरो स्केलर, वॉट एवर स्केलर। एम क्या है? स्केलर है, और ए बार क्या है? वेक्टर है। ए बार इज वेक्टर, तो हम इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो लिखो यहाँ पे, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, ठीक है, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, या फिर ऐसा लिखो, एम ए बार इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेयर एम इज स्केलर क्वांटिटी। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, इफ m इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब जो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अगर 0 से बड़ा है, अगर वो 0 से बड़ा है, दैट इज़ पॉजिटिव है, देन एम ए बार इज़ इन डायरेक्शन ऑफ ए बार। अगर m की वैल्यू 0 है, देन एम ए बार इज ज़ीरो वेक्टर। ये तो बात सिंपल है। और तीसरे का कौन बताएगा? इफ एम इज लेस देन 0, देन यस, इन अपोजिट डायरेक्शन, एम ए बार इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हैशटैग लगाओ, ये 3 चीज़ें लिखो फटाफट। नेक्स्ट हैशटैग लगा दो। एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए बार इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, वेयर ए इज मॉड ऑफ ए बार। मतलब इसको क्या कहते हैं हम? मैग्नीट्यूड, सही है ना? एंड ए कैप क्या होता है, कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो गया कि तुम्हें यहाँ से एक और चीज़ समझ में आ गई कि किसी ने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला, इसका मतलब ये अपॉन में चला जाएगा, ए बार अपॉन ए। या फिर अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए का मतलब ऊपर बार नहीं है, मतलब आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड में रखना। कैसे निकालते हैं, किसी को पता है मैग्नीट्यूड? नहीं, तो मैं तो सुन रहा हूँ कुछ फिज़िक्स के लिए बैठे नहीं बच्चे और घर पे कर रहे हैं फिज़िक्स, तो अगर वेक्टर ही नहीं आ रहा है तो बहुत बुरी बात है। सो काइंडली रिव्यू करिए अपनी एक्टिविटीज़ को, अभी भी टाइम है रिवीजन के लिए, आ जाइए वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट हैशटैग लगाओ, नेक्स्ट हैशटैग लगाओ, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड k, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड k इन द डायरेक्शन ऑफ a बार, इन द डायरेक्शन ऑफ a बार। क्या लिखेंगे हम उसको, इक्वल टू में, इक्वल टू k a बार। क्या लिखेंगे, k, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ a है ना, डायरेक्शन क्या लगाएंगे हम, a कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ a है तो k a कैप। अच्छा k a कैप, a कैप का मतलब क्या हुआ, वापस से बताओ, मतलब a बार अपॉन मॉड ऑफ a बार। मतलब ध्यान में रहेगा आपको कि किसी ने पूछा क्वेश्चन में कि सर जी 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताओ जो कि नीचे दिया गए वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे अच्छा नीचे दिए गए वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो पहले तो नीचे जो वेक्टर दिया है उसका आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ऐसा कि अगर कल मैंने बोल दिया a बार इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ठीक है, या फिर हमारी भाषा में चले तो 3i प्लस 4j, मैं 2 ही ले रहा हूँ, ठीक है, और किसी ने बोला 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालो जो कि a बार की डायरेक्शन में है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, a बार की डायरेक्शन में, तो पहला काम मेरा क्या रहेगा, मैं a कैप निकालूंगा। a कैप निकालने का मतलब क्या होता है सर, a बार मतलब 3i प्लस 4j अपॉन में मॉड कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका यूनिट वेक्टर निकला। हमें क्या निकालना था, एक दूसरा वेक्टर जो कि कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स द मैग्नीट, तो 3 टाइम्स है मतलब सपोज उसका नाम b बार बोल दूं मैं, b बार अगर बोल दे तो 3 टाइम्स 3i प्लस 4j, ये कितना आ रहा है अपॉन में बताओ, 5 हो गया। क्या ध्यान में रहेगा, मतलब अगर कल मैंने तुमसे कह दिया कि 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो पहले तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन निकालो यूनिट वेक्टर से और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है उसमें, नेक्स्ट हैशटैग लगाओ, इफ a बार इज पैरेलल टू b बार, इफ a बार इज पैरेलल टू b बार, then a bar is equal to mb bar, then a bar is equal to mb bar, where m क्या है, स्केलर, m is नॉन जीरो स्केलर। और क्या यही बात कोलिनियर के लिए भी होगी, हाँ सर कोलिनियर के लिए भी यही बात आने वाली है ना, तो ध्यान में रखोगे। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वैसे तो आपको पता है बट स्टिल मेरा काम है इसलिए बता दे रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसमें हम कोटर्मिनस वेक्टर्स लेते हैं, मतलब पहला वेक्टर है OA या फिर मैं कहता हूँ AB, जैसा भी आप कहें, जिसकी डायरेक्शन ये है। इससे एक और वेक्टर निकला BC और उसकी डायरेक्शन ये, ठीक है। अगर कोटर्मिनस वेक्टर्स हैं मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, अगर ऐसा गया हुआ है तो उन दोनों का एडिशन, अगर मैं इसका नाम दूं A बार और इसका नाम दूं B बार, उनका एडिशन रहेगा ये A बार प्लस B बार, जिसको R बोलो या C बार बोलो, मैं C बार भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार। लिख लें, इतना सही लिखे, डायग्राम बनाओ, नीचे लिखो, और एक सिर्फ नोट लिख लेना मेरे लिए नीचे। मैं लिख दूँ नोट यहीं पर जो मुझे काम की लग रही है, नोट
मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार इज नॉट इक्वल टू मैग्नी ए बार प्लस मैग्नी बी बार। ठीक है, शायद से टेक्स्ट बुक में लिखा हो, नीचे देखो कहीं रिमार्क नोट कहीं लिखा है क्या कुछ, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में। नहीं दिया बेवकूफ ने। ठीक है, लिख लो नोट में, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बार एंड बी बार। वो वेक्टर एडिशन है, क्या है, वेक्टर एडिशन है, तो वो सिर्फ ध्यान में रखेंगे। बढ़ो आगे। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, टेक्स्ट बुक में पहले पैरेललोग्राम दिया है और फिर ट्रायंगल दिया है, क्यों पता। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसके लिए हम कौन से लेते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स लेते हैं। ये है ओ ए, ये है ओ बी, और यहाँ पर एक और पॉइंट ले लिया सी। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, हमारे पास इनिशियली सिर्फ दो वेक्टर्स दिए रहते हैं, एक ओ ए और एक ओ बी, और वो पूछते हैं सर आप इसका एडिशन कैसे करोगे, तो हम बोलते हैं भाई सिंपल है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ओ ए के पैरेलल एक और वेक्टर बनाएंगे और ओ बी के पैरेलल एक और वेक्टर बनाएंगे, वो जहाँ मिलेंगे उस पॉइंट का नाम सी दे दिया। तो डायगोनल से आपको डिनोट करते आएगा ए बार प्लस बी बार, इसको ए बार बोलते हैं, इसको बी बार बोलते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल है, मतलब ये भी ए बार उसकी डायरेक्शन में होगा। तो अगर आपने बी सी कहा तो ए बार, आपने सी बी कहा तो माइनस ए बार। सिमिलरली ए सी कहा तो बी बार और सी ए बोला तो माइनस बी बार। ध्यान रहेगा, मतलब वर्ड्स जो बोल रहे हो उसमें भी आपका डायरेक्शन मैटर करेगा यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ से ए बार प्लस बी बार इज डिनोटेड बाय द डायगोनल। और हाँ सर वैसे ही हो रहा है, देखो ना, ये भी तो ट्रायंगल लॉ लग गया ना यहाँ पर, ए बार बी बार, ए बार प्लस बी बार। ठीक, नेक्स्ट उठाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो सपोज करो आपने यहाँ से यहाँ गए, ये ओ ए है, ठीक, ये आपका ओ बी है जैसा पिछली बार लिया था हमने। तो ये डिनोट क्या करता है आपका ए बार प्लस बी बार, अगर ये ए बार है और ये बी बार है तो सर ए बार माइनस बी बार कौन डिनोट करेगा, कुछ नहीं, इसके जस्ट अपोजिट बी बार बनाओ, उतने ही मैग्नीट्यूड के पर दूसरी डायरेक्शन में। तो ये जो ज्वाइन करके बनेगा ये क्या बनेगा, ए बार माइनस बी बार। क्यों, क्योंकि ये है माइनस बी बार। क्लियर, कैसे किया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये जो बी बार था उसके एग्जैक्ट अपोजिट उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो ये बी बार है तो ये माइनस बी बार, और ये तो आज भी ए बार था। अगर हम वापस से ट्रायंगल लॉ लगाएं तो दिस विल बी ए बार माइनस बी बार, क्योंकि आप इसको ऐड करोगे ना, ऐड कैसे करेंगे, ए बार प्लस माइनस ऑफ बी बार एंड अल्टीमेटली इट विल बी ए बार माइनस बी बार। ठीक, लिख लो। अरे ये सारी चीज़ें हुई होंगी रे, ये बेसिक्स है फिजिक्स के, 11वीं 12वीं, इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती फिजिक्स की। ठीक है, फिर भी कर दूं क्लीन, मतलब मैं नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ। और क्योंकि थ्योरम हट गए हैं तो टेंशन ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में थ्योरम से इम्पोर्टेंट है। थ्योरम आते थे हर बार, 3 या 4 मार्क के लिए थ्योरम सारे निकट हुए हैं।
कुछ है, ठीक है, लेट इट बी। अभी मैं उसके फंदे में नहीं पढ़ता हूँ कि कौन सा कट हुआ है कौन सा नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, अभी मैं पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ सारे, लेटर ऑन जो हैं वो सारे एक साथ ही थ्योरम एक जगह पे लिख लेंगे, देखेंगे, छोड़ो भी जान दे। हो गया, नेक्स्ट लिखो हैशटैग, नेक्स्ट हैशटैग, टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स a bar and b bar are collinear. Two non-zero vectors a bar and b bar are collinear if and only if and only if ma plus nb, ऐसा लिखो, ma bar plus nb bar equal to 0. If and only if ma plus nb is equal to 0, where m and n are scalars, where m and n are scalars, ठीक है। इससे एक और बात आती है, तो नीचे लिखो नोट, नीचे लिखो नोट। इससे एक और बात ये आती है कि if a bar and b bar are collinear, if a bar and b bar are collinear, then a bar is equal to kb bar, a bar is equal to kb bar। कैसे सर? अरे सिंपल, m a बार इधर रखो, n b बार उधर भेजो, m को अपॉन में भेज दो तो माइनस n अपॉन m b बार। ये n अपॉन m कैसा आने वाला है? कांस्टेंट, क्योंकि n भी नंबर है, m भी नंबर है, कोई भी नंबर है, वो नंबर जब सॉल्व करेंगे तो कोई कांस्टेंट मिलेगा। तो मैंने उसको बोल दिया, अरे भाई तू दिख रहा है के फॉर्मेट में। तो अगर कभी ऐसा दिखा a बार इज़ 5b बार, तो समझ लेना कि वेक्टर कोलिनियर है। या कभी ऐसा दिख गया a बार इज़ -10b बार, सर सेम कोलिनियर है, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखो नोट में, सेकेंड पॉइंट लिखो नोट में, if a bar and b bar are not collinear, if a bar and b bar are not collinear, collinear नहीं है, and ma bar plus nb bar equal to 0, सेकेंड पॉइंट। मतलब कह रहा भैया वो कोलिनियर नहीं है पर फिर भी ma बार प्लस nb बार 0 है, तो इसका एक ही मतलब होता है, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0। अगर वो 0 नहीं है तो कोलिनियर होना ही पड़ेगा, और अगर कोलिनियर नहीं है फिर भी 0 आ रहा है एडिशन, तो फिर एक ही बात होती है, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट क्या है अभी आगे, थ्योरम है क्या कोई? ये भी एक थ्योरम था, ठीक है। हैशटैग लगाओ नेक्स्ट, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। लिखो सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स इन सेम प्लेन, set of vectors in same plane or parallel plane are called coplanar vectors, ठीक है। थोड़ा सा अगर कोप्लेनर वेक्टर के ऊपर थोड़ी सी जगह हो तो वहाँ पर ऊपर लिख लो 3D ज्योमेट्री, ये 3D स्टार्ट हो गया आपका, ये आपका 3D स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये कमरा एक 3D कमरा है, आपको पता ही है ना। हम जनरली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो अगर टेक्स्ट बुक में दिया होगा तो इधर ओ एक्स वाई जेड डिपेंड करता है कैसे दिखाया गया। टेक्स्ट बुक में कैसा दिखा, इधर एक्स लिया या इधर एक्स लिया, डायग्राम बनाया होगा ना, ये नहीं बनाया, इधर एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स और ये वाई एक्सिस, मतलब हमारे हिसाब से कहाँ पर होगा सर, एक्स एक्सिस इधर वाला, वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस, ठीक है। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा,
ओरिजिन रहेगा, मतलब ये जो वो आएगा ना, ये ओरिजिन रहेगा। तो कमरे का वो वाला नीचे वाला कोना क्या रहेगा आपका? ओरिजिन। वहीं से नीचे नीचे का जो स्कर्टिंग का जा रहा है वो वाला लाइन एक्स एक्सिस, इधर वाला नीचे वाला स्कर्टिंग वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब कोप्लेनर, तो प्लेन कितने बन रहे हैं? तो देखो, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड की बात करूं, ये था y और ये था z, ये YZ प्लेन में बना है। बोर्ड कौन से प्लेन में बना है? YZ, मतलब ये सामने वाला, यहाँ पर हमारा बोर्ड टंगा है, समझ रहे हो? बोर्ड जहाँ पर है वो YZ प्लेन है। सर तो ज़मीन ये कौन सी है? XY प्लेन है ना, मतलब यहाँ पर फ्लोर। ठीक है। और ये वाला, ये वॉल्स, ये जो वॉल है इधर वाली, ये कौन सी इसमें आ रही है? हमारी XZ प्लेन में आ रही है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन बताई। क्या बताई मैंने? ऐसे सेट वेक्टर्स का सेट जो कि एक प्लेन में आता है या फिर पैरेलल प्लेन में। इसका मतलब समझा देते हैं। इसका मतलब है कि मैंने दो वेक्टर्स बनाए। पहला वेक्टर बनाया मैंने ये a बार और दूसरा ये b बार। ये कौन से प्लेन में है? सर ये YZ प्लेन में है, सही है। और ये कौन से प्लेन में? सर YZ प्लेन में है, मतलब ये कोप्लेनर हुआ है। मैंने बोला नहीं यार, मैं इधर नहीं बनाता, मैं वो वाले कांच पे जाके वेक्टर बना रहा हूँ। मैंने वहाँ पर एक वेक्टर बना दिया b बार। ये हुआ YZ प्लेन, वो वाला क्या होगा? YZ प्लेन ही होगा सर। अच्छा, तो वो भी YZ प्लेन पर है और इधर बना हुआ वेक्टर भी YZ प्लेन पर है, मतलब क्या हुआ? कोप्लेनर हुआ। तो इसीलिए उसने वहाँ पर मेंशन क्या किया है? ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में है या पैरेलल प्लेन में, मतलब ये YZ प्लेन है तो सामने वाला YZ प्लेन है, ये XZ है, ये XZ है, ये ऊपर वाला XY है, नीचे वाला XY। समझ गए? तो मतलब 6 प्लेन्स हो गए, उसमें से ये 2-2 के सेट में आ रहे हैं। समझ गए? ठीक है। इसके बाद में आपने उसने वहाँ पर ऑक्टेट्स वगैरह कुछ समझाए होंगे, तो मुझे नहीं पता, पढ़ाए हैं ऑक्टेट्स, आप उसका स्टडी कर सकते हैं बाद में, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ऑक्टेट्स का मतलब आप समझ गए। हम पहले क्वाड्रेंट में डिवाइड करते थे। क्या करते थे? क्वाड्रेंट में डिवाइड होता था ना हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी उसमें क्या ऐड हो गया? Z एक्सिस ऐड हो गया। तो अगर आपने Z एक्सिस ऐड कर दिया तो 8 टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 8 टुकड़े, और उसको बोलते हैं ऑक्टेट। और वो सारे उसने एक्सप्लेन करे हैं वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हैशटैग लगाओ। जो इतना इंपॉर्टेंट है उतना पहले निपटा देते हैं, फिर देखेंगे। नेक्स्ट हैशटैग लगाओ। अभी क्या लिखा है? सिर्फ कोप्लेनर का डेफिनेशन लिखा है ना। लिखो, a बार एंड b बार आर कोप्लेनर। a बार एंड b बार, स्मॉल a बार स्मॉल b बार। a बार लिखा है मतलब क्या है? वेक्टर है सर। a बार एंड b बार आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ and only if there exist a vector r bar, there exists a vector r bar such that r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar, where t1 and t2 are scalars, where t1 and t2 are स्केलर। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखने में आ गया कि दो वेक्टर दिए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर आर बार करके एक और वेक्टर मिलेगा जो इस कॉम्बिनेशन में दिखाएगा। एग्जाम्पल उठाते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन। शायद से टेक्स्ट बुक में एक कोप्लेनर वेक्टर के ऊपर दिया होगा लीनियर कॉम्बिनेशन, या कहीं पे दिया होगा। किया है क्या? हाँ, 3D के जस्ट पहले 2D के बाद में। इसको कहते हैं आर बार इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए बार एंड बी बार। अगर कभी ऐसा होता है कि आर बार इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार, तो उसको हम कहते हैं दैट ए बार एंड बी बार आर कोप्लेनर। समझ गए? नेक्स्ट लिखो, नोट। इससे हमारे पास क्या क्या बातें आती हैं। ठीक है, मतलब पहला है थ्योरम, उसके बाद है उसकी कोरोलरी। कोरोलरी मतलब पता है उससे हम क्या क्या बातें निकाल सकते हैं थ्योरम से। तो फर्स्ट नोट लिखो, इफ़ ए बार बी बार सी बार
are coplanar, if A bar, B bar, C bar are coplanar, then any one vector can be expressed, as linear combination of other two vectors। और यही तो बात हम कह रहे थे, अगर A बार B बार C बार कोप्लेनर है तो आप C बार को T1 A बार प्लस T2 B बार लिख सकते हो, या फिर A बार को T1 B बार प्लस T2 C बार लिख सकते हो, कैसे भी। सेकेंड पॉइंट लिखो, A बार B बार C बार आर कोप्लेनर, A bar, B bar, C bar are coplanar if and only if XA bar plus YB bar plus ZC bar is equal to 0 bar। ठीक है, XA bar plus YB bar plus ZC bar is, और सर बात तो वही है ना, वैसे ही बकवास कर रहा है। अगर आपने देखा अभी हमने क्या बोला, A बार B बार C बार अगर कोप्लेनर है तो मैं किसी भी एक वेक्टर को दूसरे दो के एडिशन में लिख सकता हूँ, सही है कि नहीं। T1 A बार प्लस T2 B बार लिखा जा सकता है, ठीक। यहाँ पर क्या है, 1 है, अरे C बार के साथ में क्या है, 1 है। कल परसों मान लो T1 की जगह पर है 2/5 और T2 की जगह पर है 3/5, तो 5 कॉमन निकल के इसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 5 इधर जाएगा तो 5C बार इज इक्वल टू 2A बार प्लस 3B बार, या फिर इन सब इसको उधर भेज दिया तो क्या मिला, 2A बार प्लस 3B बार माइनस 5C बार इक्वल टू 0। तो यही तो बोल रहे हैं हम, अगर कोप्लेनर है तो XA बार प्लस YB बार प्लस ZC बार इक्वल टू 0 बार आता है, और आ रहा है ना, देखो 0 बार। समझ गए, उसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, इफ A बार B बार C बार आर नॉन कोप्लेनर, A बार B बार C बार आर नॉन कोप्लेनर एंड XA बार प्लस YB बार प्लस ZC बार इक्वल टू 0, एंड XA बार प्लस YB बार प्लस ZC बार इक्वल टू 0, देन क्या होगा, 0। समझ गए तुम, है ना, XYZ इज इक्वल टू 0 होगा सर। पिछले बार की तरह ही जो 2D में किया था अब 3D में आ रहा है। 2D में हमने कब पढ़ा था, कोलिनियरिटी के लिए पढ़ा था, 3D में हम कोप्लेनरिटी के लिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हैशटैग, इफ A बार B बार C बार आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, सॉरी, non-zero and non-coplanar vectors, then there exists a vector R bar such that R bar is equal to XA bar plus YB bar plus ZC बार। ठीक है, R बार इज इक्वल टू XA बार प्लस YB बार प्लस ZC बार। ये भी एक थ्योरम है आपके लिए, ठीक है। प्रूफ है या नहीं है मुझे नहीं पता, कैंसिल हो गया होगा तो इसको करेंगे हम बाद में, कि R बार किसी भी वेक्टर R बार को हम लिख सकते हैं XA बार प्लस YB बार प्लस ZC बार। आगे थ्योरम होगा, 3D में होगा, डायगोनल बनाई होगी, हाँ वही वाला थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट हैशटैग लगाओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि कोई अगर पॉइंट है स्पेस में P जो कि है x y z, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P बार इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के।
ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड मतलब p कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, p पॉइंट को ले लेते हैं 2 - 3 1, 2 - 3 1, तो p बार कितना दिखेगा 2i - 3j प्लस k। और किसी ने मुझसे उसका मैग्नीट्यूड पूछा तो मैं क्या बताऊंगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कितना आ रहा है बताओ, 4 9 9 5 14 रूट 14। समझ गए, लिख लो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, वैसे पढ़ाया होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हैशटैग लगाओ, हैशटैग वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है A x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है B x2 y2 z2। तो ऐसा वेक्टर जो A और B को ज्वाइन करता है, मतलब AB बार, मतलब AB बार। AB बार का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, B बार माइनस A बार। क्या होता है, B बार माइनस A बार, मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 J प्लस z2 माइनस z1 K। कैसे आया सर, तो आ जाओ ग्राफ पर। एक वेक्टर बैठा है यहाँ पर A जो कि है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट बैठा है यहाँ पे B x2 y2 z2। मैंने बोला, मैंने इसको O से ज्वाइन किया। क्या किया, O से ज्वाइन किया। ये है OA, ये है OB। OA बार कितना हुआ A बार, OB बार को मैंने बोला B बार। पर मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। मैं AB बार में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि हमने वहाँ पे AB बार लिखा हुआ है। अगर मैं AB बार की बात करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं देखो ध्यान से लिख रहा हूँ यहाँ पर कि AO बार प्लस OB बार। ध्यान से देखो, मैंने डायरेक्शंस बदल दिए हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, A से O से B। अगर ऐसा होता है तो AB क्या होगा, इनका एडिशन होगा, AB बार। पर सर तकलीफ है, आपने AO बार बोला जबकि हमें क्या दिया हुआ है, OA दिया हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है ना, इसको बोल दे OA, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये तो OB तो वैसा का वैसा ही है। तो आपको क्या दिखा, ये कौन था B बार और ये कौन था A बार। आपको मिल गया AB बार इज इक्वल टू B बार माइनस A बार। अच्छा, किसी ने आपसे पूछ लिया AB बार का मैग्नीट्यूड बता दो, तो कुछ नहीं सर, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और लास्ट z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इजी, लिख लो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हैशटैग, हैशटैग 3 वेक्टर्स A बार B बार C बार, 3 वेक्टर्स A बार B बार C बार, स्मॉल a बार स्मॉल b बार स्मॉल c बार, are collinear if and only if, are collinear if and only if xa बार प्लस yb बार प्लस zc बार इक्वल टू 0। xa बार yb बार zc बार इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए तभी कोलिनियर आएंगे। एक कंडीशन पहले वाली होती तो क्या आता है, कोप्लेनर आता है। क्या आता है, कोप्लेनर आता है, कोलिनियर नहीं आता है। दोनों कंडीशन होंगी साथ में तभी हम कोलिनियर बोल पाएंगे। ठीक, एक्सरसाइज आ जाओ, बस इतना काफ़ी था जितना जानना जरूरी। पढ़ो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैं PDF खोलूँगा। वेक्टर A बार, अरे नहीं बोलो ना, है मेरे पास, मैं टैबलेट में देख लूँगा। वेक्टर A बार इज डायरेक्टेड टू नॉर्थ
विथ मैग्नीट्यूड ए बार इज इक्वल टू 24। अच्छा, नॉर्थ डायरेक्शन में है और वेस्ट में है, और कितना मैग्नीट्यूड है? 7 मैग्नीट्यूड का है। तो पहली चीज़ ए बार प्लस बी बार वही निकालना होगा, पहला बेसिक क्वेश्चन है तो शायद से। देखो पहली चीज़ तो आपको दिमाग में ये रखना है कि हमेशा नॉर्थ साइड ऊपर की तरफ लेते हैं, साउथ इधर लेते हैं, वेस्ट इधर आती है और ईस्ट इधर आती है। ठीक है, नहीं ध्यान में रहता है, नासिक में इस तरफ नॉर्थ है ना, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, तुमको पता चल जाएगा सूरज किधर ढल रहा है किधर उग रहा है, और नहीं पता तो डाउटफुल है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, लेफ्ट साइड में हमारे वेस्ट आने वाला है। तो मतलब पहली चीज़ सर, पहली चीज़ हम नॉर्थ में गए, पहला वेक्टर ए बार है ना, जिसका मॉड कितना दिया है? 24, और दूसरा जो है वो है बी बार। ठीक है, मतलब ओ से ए गए, ए से बी गए, और वो कितना है? बी बार 7 है। आपको क्या निकालना है? ए बार प्लस बी बार निकालना है। आपको क्या निकालना है? ए बार प्लस बी बार नहीं, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार निकालना है। ठीक है, तो लिखें, थोड़ी बकवास तो लिखेंगे ना, लिखते हैं। डायग्राम बनाओ सबसे पहले डायग्राम बनाओ ताकि पता चले नॉर्थ वेस्ट कैसे चल रहा है। हो गया डायग्राम? लिखो फिर, लेट ओ ए बार इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए जो पहली बार लिखते हैं, लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी नहीं, ए बी बार इज इक्वल टू बी बार, एंड ओ बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर से। चाहो तो यहाँ पे लिख दो बाय ट्राइंगल लॉ, हमें पता था इसलिए हमने लिख लिया। ठीक है, गिवन, क्या गिवन है तुम्हें बताओ? मॉड ऑफ ओ ए बार या फिर मॉड ऑफ ए बार 24 दिया है, मॉड ऑफ ए बी बार कितना दिया हुआ है बोलो? मतलब बी बार कितना दिया है? 7। तो हमें निकालना है मॉड ऑफ ओ बी बार, दैट इज ए बार प्लस बी बार इक्वल टू अननोन। ठीक है, अच्छा ये मॉड ओ ए मॉड ए बी मॉड ओ बी मतलब लेंथ हो गया ना, लेंथ ऑफ ओ ए, लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ ओ बी ढूंढना है। क्या ये 90 डिग्री है? हाँ सर 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, और इसीलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ, एक मिनट, हमें क्या निकाला? लेंथ ऑफ ओ बी निकाला ना, लेंथ ऑफ ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर। किससे भैया? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका तात्पर्य हमें मिलेगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। करो भी, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और बताओ मुझे लेंथ ऑफ ओ बी कितना आ रहा है? चलो करो कॉपी, आंसर बताए। 24 625 मतलब 25 आ रहा है, चेक कर लो। 25 हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल पी क्यू बार इज इक्वल टू 2a बार, क्यू आर बार इज इक्वल टू 2b बार, द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज m, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ a बार एंड b बार। क्या बोल रहा है? जो भी फाइंड कर रहा हो वो
ए बार और बी बार में फाइंड करना। पी आर फाइंड करने के लिए बोला है, पी एम फाइंड करने के लिए, क्यू एम फाइंड करने के लिए बोला है। मैं तो स्क्रीन बंद कर देता हूँ, तुम मुझे बताओगे धीरे धीरे कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है हमें? सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है हमें? ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल दिया है? क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। सो पी क्यू आर और एम मिड पॉइंट दिया है, मतलब क्यू से एम को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एम मिड पॉइंट है, ठीक। अच्छा, अब क्या क्या दिया हुआ है पहले ये बताओ। ये तो हमने डायग्राम बना, पी क्यू इज 2a बार, क्यू आर 2b बार, बस, एंड एम इज मिड पॉइंट। एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है। ये तो गिवन में हो गया। चलिए, टू फाइंड में पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है? पी आर बार फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरा पी एम बार और तीसरा क्यू एम, ठीक है। करते हैं, सबसे पहली चीज़ उठाते हैं हम पी आर बार। तो पी आर बार मतलब देखो भाई, पी से क्यू, क्यू से आर, तो ये आर पी बार मिलेगा मुझे। अरे ट्रायंगल ऑफ एडिशन पता है तुम्हें? पी से क्यू, क्यू से आर, तो आर से पी हमें एडिशन मिलेगा पी क्यू प्लस क्यू आर का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी क्यू प्लस क्यू आर, पर दिक्कत तो एक है, ये पी क्यू है, ठीक है, ये क्यू आर है। तो पहली चीज़ हम लिखते हैं, सिंस पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इज इक्वल टू आर पी बार। मैं डायरेक्शन अब इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप कैसे बोल रहे हो? पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, है ना। अच्छा एक मिनट, ये पी आर आएगा या आर पी आएगा? हाँ सही बोल रहा था, भरत सही बोल रहा था। ट्राइंगल लॉ पे जाते हैं वापस। अच्छा तूने बोला, ठीक है। ओके, ए से बी, बी से सी, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वाले का एंड पॉइंट तक जाते हैं। P से Q, Q से R, तो हमें PR ही मिलेगा। मतलब पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे वाले का एंड पॉइंट। क्या बात समझ गए? तो सही है, ये PR बार ही मिलेगा, ठीक। अच्छा, PQ की वैल्यू है? हाँ सर 2a, इसकी वैल्यू है, तो मुझे मिल गया ना, PR बार इज 2a बार प्लस 2b बार, हो गया। नाउ सेकेंड क्या चाहिए? PM बार चाहिए, PM बार चाहिए, ठीक है। तो PM बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR बार। देखो PM बार इज हाफ ऑफ PR बार, PR का आधा, पर PR खुद क्या था? 2a बार प्लस 2b बार। देखो ऊपर, मतलब a बार प्लस b बार। दूसरा निपटा, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या चाहिए? QM चाहिए, पर QM डायरेक्ट नहीं मिलेगा, है ना। QM निकालने के लिए हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। ट्रायंगल लॉ कैसे लगाएंगे? Q से R गया, R से M गया, तो मुझे QM मिलेगा। पहले का स्टार्टिंग, दूसरे का एंड, सही है। तो Q से R, R से M, मतलब मुझे RM ढूंढना पड़ेगा सर पहले, मतलब मुझे RM ढूंढना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ, तो कौन सा, ये थर्ड है ना, सिंस RM बार। अब RM बार कौन है? हाफ ऑफ RP बार। ध्यान से सुनो, RP बार। अरे यार PR आऊँगा तो अपोजिट हो जाएगा। मुझे RM चाहिए, तो मैं RP का आधा बोलूँगा, पर मेरे पास तो RP का आधा है नहीं, RP ही नहीं है मेरे पास PR है सर, मेरे पास RP नहीं है। मेरे पास RP की वैल्यू क्या नहीं सर, मेरा PR की वैल्यू है। तो मैं RP को क्या करूँगा? PR कर दूंगा और माइनस साइन लगाऊंगा, PR बार, ठीक है। डायरेक्शन और साइन ध्यान से करें। अच्छा, पर PR बार की वैल्यू कितनी है? तो हाफ। PR बार खुद कितना है? 2a प्लस 2b, तो लिख दूँ यहाँ पे 2a बार प्लस 2b बार, मतलब माइनस ऑफ
ए बार प्लस बी बार, इतना ही रखते हैं बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से क्या होने वाला है सर, क्यू आर प्लस आर एम इज क्यू एम, तो लिखूंगा क्यू एम बार इज क्यू आर प्लस आर एम। ठीक है, तो मुझे क्या मिला यहाँ से, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर क्यू आर क्यू आर सर 2b बार, 2b बार, और आर एम की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ ए बार प्लस बी बार, मतलब माइनस ए बार माइनस बी बार, लिख दूँ माइनस ए बार माइनस बी बार, मतलब ये ए बार मतलब बी बार माइनस ए बार, तो क्यू एम बार मिल गया पी आर पी एम क्यू एम। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, OABCDE is a regular hexagon. The points A and B have position vectors small a bar and b bar respectively, referred to the origin O. Find in terms of a bar and b bar the position vectors of C, D, E. तो हमें C, D, E की पोजीशन वेक्टर निकालनी है, इसका मतलब होता है OC, OD और OE निकालना है। क्या क्या निकालना है, OC, OD, OE। तो पहली चीज़ OB हमें दिया हुआ है, OC हमें निकालना है, OD हमें निकालना है, और OE तो हमारे पास है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है OA बार इज़ A बार, OB बार इज़ B बार। ठीक है, उसने जब बोला कि पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B फ्रॉम ओरिजिन इज़ A बार एंड B बार, इसका मतलब है OA इज़ A बार, OB इज़ B बार। पहली चीज़ ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम गिवन लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन 3 का, क्या क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन 3 में गिवन में कुछ नहीं है सर, सिर्फ इतना गिवन है कि OA जो है वो A बार है और OB जो है वो B बार है। आगे क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं ना, हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी। क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी बताओ, OC, OD, OE, OC, OD, OE। पहले डायग्राम बनाए, फटाफट डायग्राम बनाओ, उनको ज्वाइन करो, फिर हम चेक करते हैं। अगर आपका रेगुलर हेक्सागन बनता है, अगर आपका रेगुलर हेक्सागन बनता है तो जब आप AD, BE, OC को ज्वाइन करते हैं तो वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, उस मिड पॉइंट का नाम क्या है, M दे देते हैं, मिड पॉइंट है इसलिए M दे देते हैं। ठीक है, चेक करेंगे, OD भी फाइंड करना है ना हमें। ठीक, चलिए सबसे पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है मुझे, OC फाइंड करनी है, OC फाइंड करनी। अच्छा, डायग्राम के हिसाब से कौन सेम है पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि उसने हमें क्या बोला हुआ है, जिसकी भी वैल्यू निकालोगे A बार और B बार में निकालो, दूसरे किसी में मत निकालो। तो मैं बोलूँगा भैया अगर देखो, अगर ये A बार है तो ये ऊपर वाला A बार है, अगर ये B बार है तो और कोई B बार है क्या, नहीं, और कुछ नहीं है, तो हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। कौन सा C E, ये वाला, हाँ आ सकता है ना, C आ सकता है, पैरेलल है ना, C आएगा, पर उसकी ज़रूरत है क्या अभी हमें, नहीं, कुछ नहीं पता हमें। तो अभी किस में इंटरेस्टेड है, हम तो OC में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और OC निकालने का तरीका एक हो सकता है, O से B जाओ, B से C जाओ, है ना। OC निकालने का तरीका एक हो सकता है, O से B जाओ, B से C जाओ, तब मुझे OC मिल जाएगा।
पर तकलीफ़ ये है बी से सी नहीं पता है, तकलीफ़ ये है कि बी से सी नहीं पता है। तो क्या मैं ए बी निकाल सकता हूँ? ए बी निकाला जा सकता है। ए बी क्या आएगा, ध्यान से बताएं, ए बी कितना आएगा? इज इक्वल टू बी, है ना, ध्यान से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ वो बोल रही है ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार, पर हमें तो पता ये ए बी बार है, ये ए बार है, ये बी बार है, मतलब ए बी बार कितना आया, ए बी बार इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा बी बार माइनस ए बार। ध्यान से, अगर ये बी बार माइनस ए बार है, बी बार माइनस ए बार है ना, मैं लिख दूं यहीं पे सामने, दैट इज कौन है वो, ई डी है क्या, ई डी, ई डी बार, डी ई मत कर देना, डायरेक्शन वापस से, ये बी बार नहीं, होमवर्क कैसे, बी बार माइनस ए बार, तो ये आएगा बी बार माइनस ए बार। अगर ये बी बार माइनस ए बार है तो आ गया ना सर, ओ सी आ गया ना, 2 टाइम्स बी बार माइनस ए बार, सही है क्या? सिंस एम इज मिड पॉइंट, हाँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज इक्वल टू ओ एम बार, लिखूँ ना ओ एम बार, सिंस एम इज मिड पॉइंट देयरफॉर ओ सी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ एम बार विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स बी बार माइनस ए बार। ठीक है, कल वापस रिवाइज करेंगे, अभी देख लो, मैं वो रिकॉर्डिंग बाद में कर लूँगा उसका। यहाँ तक ठीक है? कल वापस यहीं से शुरू करें, यहाँ से नहीं तो शुरुआत से शुरू करेंगे। 2 टाइम्स बी बार माइनस ए बार, मतलब ये चीज़ पूरी मुझे मिल गई, ओ सी मिल गया, हटा दो इसको। अच्छा, अब मुझे किसके पास जाना है? ओ डी के पास जाना है। ओ डी कैसे आ सकता है? ओ डी, हाँ, कौन सा ओ सी से सी डी, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सेकंड चाहिए मुझे ओ डी बार, तो लिखूँगा ओ डी बार ना, नहीं लिखो, ऐसे लिखते हैं, ओ सी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल टू ओ डी बार। पहले का स्टार्ट पॉइंट, दूसरे का एंड पॉइंट, उसके हिसाब से। पर सर तकलीफ़ है, ओ डी बार तो निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ सी बार मैंने अब भी निकाला, 2 टाइम्स बी बार माइनस ए बार, पर मेरे पास सी डी बार नहीं है, मेरे पास डी सी बार है। तो डी सी बार कितना है? ए बार, डी सी बार ए बार है, तो सी डी बार माइनस ए बार, मतलब 2 बी बार माइनस 2 ए बार माइनस ए बार, दैट इज 2 बी बार माइनस 3 ए बार, ये मिला ओ डी बार। एंड लास्ट क्या चाहिए मुझे? कौन सा चाहिए था? ओ ई चाहिए मुझे, क्या चाहिए? ओ ई चाहिए। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? ओ ई कैसे निकालेंगे? ओ डी और डी ई, सही है। तो अब तो क्या आ तो गया है, फिर भी तुम मुझे वापस करवाओगे। ओ डी बार प्लस डी ई बार, ठीक है, तो ओ ई बार पक्का, ठीक है। ओ डी बार कितना था? 2 बी बार माइनस 3 ए बार, और डी ई बार कितना है? बी बार माइनस ए बार। नहीं, डी ई है, ई डी है बी बार माइनस ए बार, क्योंकि ये पैरेलल था। ए बी और ई डी, ये बी बार माइनस ए बार, तो डी ई कितना आएगा? ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार। कितना हो गया है सर ये? 3, ओहो रुको 2 बी बार माइनस बी बार, और ये हो जाएगा माइनस 2 ए बार। कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन था आज का, कल आगे से कंटिन्यू करते हैं।